हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास जो है रीट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और आए हुए एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर से ही उठा के लेके आया हूँ, जहाँ से बार बार क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। और इसके अंतर्गत मैंने आपके दो से तीन से चार क्वेश्चंस लगभग आपके क्लियर हो जाएंगे। चार क्वेश्चनों का जो मैटर है मैं यहाँ पे आपके लेके आया हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो पूरे पेपर को देखिएगा, पूरे क्वेश्चंस देखिएगा, सभी क्वेश्चंस पुराने पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस ये देख लीजिएगा। ये भी आपके ART 2012 के क्वेश्चंस है। कुल मिला के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और इसमें आपके दो टॉपिक पूरे क्लियर हो जाएंगे, जहाँ से दो चार क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना। मात्र 15 मिनट का सेशन रहेगा। उसके अंतर्गत आपके यदि चार क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। पूरी क्लास को देखने के बाद आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए और आपकी तैयारी जो है वो कैसी है, आपका स्तर कैसा है, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखिएगा। देखिएगा, क्लास की ओर चलते हैं। हाँ, क्लास को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना, आने वाली जो अपने 13 फरवरी है, 13 फरवरी को अपन एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं ऑनलाइन बेस पे और उसकी PDF भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। 150 क्वेश्चनों का पेपर रहने वाला है। कितने का? 150 क्वेश्चंस का जो है पूरा पेपर रहने वाला है, L1 और L2 दोनों के लिए। इसके अंदर SST वालों के लिए है और L1 वालों के लिए है, ठीक है। लैंग्वेज के अंतर्गत आपके हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों रहने वाली है। तो जो भी छात्र ये पेपर दे के अपनी तैयारी को आगाना चाहता है, इसकी जो कॉस्ट है, मात्र जितना इसमें खर्च भी आता है ना, उनसे भी बहुत कम पैसे, मात्र 25 रुपीज़ पर कैंडिडेट, ठीक है। जिसके अंतर्गत उनको ऐसे कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी उपलब्ध करवाएंगे, PDF उपलब्ध करवाएंगे, ताकि वो सारे क्वेश्चंस अगर सोल्व कर लेंगे तो उनकी रीट आसानी से क्लियर हो जाएगी। ध्यान रख लेना। तो 25 रुपीज़ कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप जो है संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9351794037। ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर हैं। इस पे जाके व्हाट्सअप मैसेज डाल दीजिएगा और आप परिपूर्ण तरीके से तैयार होकर 25 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एसकेसी क्लासेस की बहुत अच्छी पहल है। बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कोचिंग्स जो है आपके एक एक पेपर के 200 रुपये कलेक्ट कर रहा है, लेकिन वहाँ पे है कुछ नहीं, केवल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करके दिया जा रहा है और वहाँ जो स्तर है आपका बहुत ही हाई लेवल का बनाया जाता है, ताकि आपके अपने आप को फिर हीन भाव में ले आते हो कि आप मेरे तो 80 नंबर ही नहीं आए, ठीक है। तो ध्यान रखना, अपन एक ऐसा पेपर बनाया है, बहुत ही मतलब इतना अच्छा पेपर है कि बिल्कुल प्रीवियस पेपरों की तरह है, यानी कि उसके अंदर आसान क्वेश्चंस भी है, मीडियम क्वेश्चंस भी है और उच्च क्वेश्चंस भी है। तो पेपर के अंदर क्या केवल हार्ड क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाते हैं। तो उनसे क्या है कि आप बड़ी बड़ी कोचिंग्स के ले लेते हो और हार्ड क्वेश्चंस पे यदि आप टेस्ट देते हो तो वहाँ पे क्या है कि आपका जो है लेवल थोड़ा डाउन आ जाता है। चलिए आज की क्लास देख लेते हैं, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। पहला जल्दी 15 मिनट का सेशन लास्ट रहेगा ये। निम्न में से कौन सी पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है। अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, ये तो विशेषता होती है। सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाता है, ये भी पिछड़े बालकों की विशेषता है। अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं, ये भी पिछड़े बालकों की विशेषता है। या नहीं पूछा है तो कम बुद्धि रखते हैं। देखिए, बुद्धि का पिछड़े हुए बालकों से कोई संबंध नहीं है, इनकी बुद्धि औसत होती है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती हैं, अपनी आयु से निम्न, ठीक है, समकक्ष जो बालक है, औसत बालक है, उनसे भी निम्न उपलब्धि रहती है, उन ऐसे बालकों को अपन क्या कहेंगे या किस श्रेणी में रखेंगे? तो ऐसे बालकों को जो है अपन पिछड़े बालक के रूप में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बच्चा है जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा से उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी है, तो वह बालक क्या कहलाएगा? देखिए, 6ठी तक तो औसत था, लेकिन बाद में उसका जो है शैक्षिक उपलब्धियां थोड़ी कम हो गई, तो उसे मंद बुद्धि नहीं कहेंगे, धीमी गति से सीखने वाला भी नहीं कहेंगे। ध्यान रखना, ऐसे बालकों को शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ मानेंगे।
यानी कि इनको भी पिछड़े बालकों के अंतर्गत ही माना जाएगा। ठीक है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मतलब डेली रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, और कुछ नहीं है वहाँ पे। ठीक है, जो कुछ भी मिलेगा फ्री में मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, SKC का ऑफिशियल टेलीग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है। ठीक है, कौन सी विशेषता है? मानसिक क्रिया की तीव्रता सही है, दैनिक कार्यों में भिन्नता रखता है, अमूर्त विषयों में उसकी रुचि भी होती है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपके 4 नंबर ऑप्शन। उपरोक्त सभी जो है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? देखिए, प्रतिभाशाली बालक और सृजनात्मक बालक दोनों बालकों पे 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, और बाकी जितने भी बालक है वहां से 2 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 4 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में से पूछे जाएंगे। तो यहाँ प्रतिभाशाली बालक की विशेषता बतानी है। अभिसारी चिंतन प्रतिभाशाली बालकों में होता है, और सृजनात्मक बालकों में अपसारी चिंतन होता है। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, और इनका IQ 130 से ज्यादा होता है, बिल्कुल होता है। 120 प्लस ही आपके प्रतिभाशाली बालक हो जाते हैं। ठीक है, और पार्टिकुलर अगर इसका पूछा जाता है कि IQ कितना होता है, यदि 140 अगर ऑप्शंस में है तो 140 सही होगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों सही है, और उच्च समझ तीसरा भी सही है। तो यहाँ 1, 2, तीनों सही है, तो 1, 2, 3 जो है ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं फास्ट करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा 8 के एक बालक को निम्न में से किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे? कौन सी विशेषता के आधार पर उसे जो है अपन प्रतिभाशाली कहेंगे? ये चीज इसके अंतर्गत पूछा गया। देखिए, विविध पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता, उच्च बुद्धि लब्धि, सामान्य से अधिक लंबाई चौड़ाई, सभी के साथ सहयोगात्मक व्यवहार। देखिए, यहाँ केवल उच्च बुद्धि लब्धि के आधार पर, ठीक है, बाकी क्रियाएं सभी में होती है, लेकिन उच्च बुद्धि लब्धि जो होगी तो उसे प्रतिभाशाली कहेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, वर्ग त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षिक विकास हेतु एक उपाय है? वर्ग त्वरण यानी तेज गति से कार्य। ठीक है, तेज गति वाले ग्रुप। ठीक है, जितने भी कार्य दिए जाएंगे उनको तेज गति से करने वाले कार्य दिए जाएंगे। तो ऐसे किन बालकों के लिए होता है? ये होता है आपके प्रतिभाशाली बालकों के लिए। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? ये पूछ रहा है। ठीक है, तो योग्यता समूहन, संवर्धन कार्यक्रम, दोहरी पदोन्नति तथा उपचारात्मक शिक्षण। देखिएगा, यहाँ पे योग्यता समूह होंगे, संवर्धन कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, और दोहरी पदोन्नति या त्वरण भी इसकी विशेषता के अंतर्गत इनके कार्यक्रम में आएगा। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता प्रतिभाशाली बच्चों को नहीं होती है। यह राइट आंसर हो जाएगा आपके 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चंस पे चले। सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आराम से पूरी क्लास को देखिएगा आप लोग। देखिए, विशिष्ट बालक का अर्थ है, विशिष्ट बालक किसे कहा जाता है? प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक, या फिर सामान्य बालक की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाले बालक। तो यहाँ जो है राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट बालक में सामान्य बालक की अपेक्षा में या तो कम या अधिक गुण वाले जो बालक होते हैं उन सबको विशिष्ट बालक की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहले क्वेश्चन देखिएगा, फिर इसकी थोड़ी सी व्याख्या के ऊपर ले चलूंगा आपको। निम्न में से कौन से स्वलीनता, ओटिज्म बच्चों पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। रीट का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे ओटिज्म बच्चों से क्वेश्चन नहीं आया हो। तो ओटिज्म के लक्षण हैं, कौन से हैं? तो देखिए, ओटिज्म के लक्षण के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ओटिज्म बच्चों के बारे में। देखिए, ओटिज्म को स्वलीनता बोला जाता है की व्याख्या सर्वप्रथम 1943 में केनर द्वारा की गई। इसको थोड़ा याद रखिएगा। स्वलीनता से तात्पर्य है अपने में ही खोए रहना, ठीक है, एक विशेषता, या फिर मस्त रहना, 2 विशेषता। जुंग के वर्गीकरण में ऐसे व्यक्तियों को अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति माना गया। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की जो भी विशेषताएं हैं वो सब ऑटिज्म बालक की होती हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं में रुचि रखने वाले होते हैं, संकोची होते हैं,
कमजोर संप्रेषण क्षमता होती है, रूढ़िबद्ध व्यवहार वाले होते हैं और कमजोर सामाजिक व्यवहार वाले व्यक्ति होते हैं। ये सब विशेषताएं आपके ऑटिज्म बच्चों की होती हैं। तो यहाँ देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध, कमजोर संप्रेषण। यहाँ राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर लिखित सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होते हैं। देखिए उपचारात्मक शिक्षण कौन से बालकों के लिए होना जरूरी है, तेजी से सीखने वाले, धीमे सीखने वाले, प्रतिभाशाली या फिर रचनात्मकता। देखिए उपचारात्मक शिक्षण हमेशा धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए बनाया जाता है, उनका उपचार किया जाता है। पहले निदानात्मक होता है, फिर उपचारात्मक शिक्षण उनका करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर आपके 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न में लिप्त हो क्या कहलाती है। देखिए नवीन शब्द, देखिए शब्दों पे ध्यान रखिएगा। देखिए नवीन, मौलिक, ये 2 शब्द जो हैं हमेशा सृजनात्मकता के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? सृजनात्मकता के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। इस चीज को आप ध्यान रख लेना। ठीक है, यहाँ राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है पूछ रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे पढ़िएगा। और रूपांतरण की योग्यता, किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सामूहिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन, किसी शब्द या अवधारणा को पुनः परिभाषित करने की योग्यता, या केंद्राभिमुख उत्पादन की जो है योग्यता होती है। तो देखिए यहाँ जो है ना सामूहिक प्रतिक्रिया की बात हो रही है, तो संवेगों से आधार पर होता है, और संवेगिक जो बुद्धि है वो डेनियल गोलमैन ने बताई थी। तो ये जो है आपके सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिएगा आप अगले क्वेश्चन पे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन सृजनात्मकता के ऊपर है। सृजनात्मकता में कौन सी विशेषता शामिल है? आत्म अनुभूति, आत्म प्रेरणा, आत्म अभिव्यक्ति, या फिर जो है सभी। देखिएगा आत्म अनुभूति होती है, आत्म प्रेरणा और आत्म अभिव्यक्ति। यहाँ राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, सभी जो है यहाँ पे सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? वापस नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखना। प्रवाह, मौलिकता, अभिसारी चिंतन, या फिर विस्तारण। तो यहाँ देखिएगा अभी पीछे क्वेश्चंस में मैंने एक बात कही थी कि अभिसारी चिंतन जो होता है, अभिसारी चिंतन हमेशा प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रतिभाशाली बालकों में हमेशा अभिसारी चिंतन होता है। लेकिन सृजनात्मकता के अंतर्गत जो है हमेशा अपसारी चिंतन होता है। कौन सा होता है? अपसारी चिंतन जो है यहाँ पे राइट आंसर रहता है। तो यहाँ राइट आंसर नहीं पूछा है, तो अभिसारी चिंतन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यही लेवल रहता है। आप कोई इतना कठिन लेवल ना माने, केवल लैंग्वेज जो है उलझाए हुए रखती है आपको, बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल आसान से होते हैं। अगर क्वेश्चंस आपके समझ में आ गया तो आंसर भी आ जाता है। देखिएगा कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। ठीक है, तत्व नहीं है। धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता, या फिर स्मृतिकरण। तो यहाँ कौन सा आपके राइट हो जाएगा? देखिएगा धारा प्रवाह होता है सृजनात्मकता, लचीलापन भी होता है और मौलिकता भी होता है, लेकिन कि इनकी स्मृति का इसके अंतर्गत कोई जिक्र नहीं है। स्मृतिकरण जो है ये प्रतिभाशाली बच्चों का होता है। ठीक है, ये सृजनात्मकता के अंतर्गत नहीं आएगा। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। निम्न में से कौन सा जो है सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? अभी मैंने बताया था कि सृजनात्मकता की ओर कौन ले जाता है, तो अपसारी चिंतन ले जाता है। कौन ले जाता है? अपसारी चिंतन ले जाता है। ये चीज मैंने अभी बताई थी। देखिए अभिसारी और अपसारी दोनों चिंतन के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अपसारी चिंतन क्या होता है? विकेंद्रीकरण चिंतन इसको बोला जाता है। ऐसा चिंतन जो जटिल,
कठिन एवं उच्च स्तरीय होता है और नया होता है। नया का मतलब कुछ नवीन किया जाता है। अपसारी चिंतन कहलाता है। अपसारी चिंतन सृजनशील बालक का चिंतन होता है। ये चीज याद रखना, सृजनशील या सृजनात्मकता के अंतर्गत जो होता है वो अपसारी चिंतन होता है। आगे बात करते हैं अभिसारी चिंतन। इसको केंद्रीकृत चिंतन बोला जाता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। ऐसा चिंतन जो जटिल, कठिन और उच्च स्तरीय, रूढ़िवादी और परंपरागत होता है, इसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। अभिसारी चिंतन जो है प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत होता है। ये दो चीजें आप याद रख लेना, ठीक है। ये इसकी व्याख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, ऊंचे या नीचे, प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता के बीज होते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चा चाहे निम्न हो चाहे उच्च हो, वो सृजनशील हो सकता है, ठीक है। यहाँ नहीं पूछ रहा है। सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूर का संबंध है। किसी समस्या को हल करने के लिए बच्चे को अवसर दिया जाना चाहिए या मौलिकता ही सृजनशीलता है? देखिए, मौलिकता ही सृजनशीलता है, ये बिल्कुल राइट कथन है। किसी समस्या को हल करने के लिए बच्चे को अवसर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ दूसरा ऑप्शन देखिए, सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूर का ही संबंध है। नहीं, परिपक्वता और सृजनशीलता में घनिष्ठ संबंध होता है। क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। यहाँ केवल एक शब्द के कारण ये जो है आपके कथन गलत हो गया। यहाँ दूर का लिख दिया, यहाँ घनिष्ठ अगर लिख देता, ठीक है, यहाँ घनिष्ठ संबंध अगर लिखा जाता तो ये भी राइट हो जाता। लेकिन यहाँ जो गलत आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट रहेगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन। सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सह संबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ सही है की बात हो रही है, ठीक है। देखिएगा, व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान है उतना ही अधिक सृजनात्मक होगा, ये बात गलत है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है और प्रत्येक प्रतिभाशाली बच्चा सृजनात्मक हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये कथन गलत हो गया। बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है। देखिए, बुद्धि परीक्षणों से तो बुद्धि का मापन होता है, सृजनात्मकता का मापन नहीं होगा। तीसरा देखिए, सृजनात्मक होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए, यह कथन ठीक है। और चौथा देखिए, बुद्धि परीक्षणों और सृजनात्मकता के परीक्षणों की जो विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता है, अंतर होता है, ठीक है, ध्यान रख लेना, अंतर होता है। तो यहाँ राइट आंसर आपके 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सही है पूछ रहा था, तो सृजनात्मकता होने के प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। इनकी जो बुद्धि है वो हमेशा बुद्धि लब्धि 90 से अधिक होनी चाहिए, तभी वो सृजनात्मक बालक रहेगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे और नेक्स्ट वाली क्लास में कल एक और अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँगा आप सभी के लिए। यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग अगर इन क्वेश्चनों को आपने समझ लिया तो आपके यहाँ से 4 क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट रेट के अंदर आ जाएंगे, 4 क्वेश्चंस पूरे, ठीक है। सृजनात्मक बालकों पे, प्रतिभाशाली बालकों पे और बाकी आदर्श बालकों के ऊपर भी 2 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ 4 क्वेश्चंस का मैटर मैंने आपको पढ़ाया अभी, ठीक है। तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। और हाँ, जिसको भी टेस्ट सीरीज लेनी है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकता है। और 13 तारीख वाले जो पेपर का रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया आपको, वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।